Hello everyone, this is Kiran and I welcome you our YouTube channel Achievers Knowledge Hub. So हम लोग संज्ञा पढ़ रहे थे और संज्ञा आपने पढ़ी, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। तो संज्ञा मैंने आपको बताई थी कि 3 प्रकार की होती है मुख्य रूप से, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा आप पढ़ चुके हैं। अभी 5 प्रकार को देखते हुए हमारे 2 प्रकार और बचे हैं, जिनमें हमारा द्रव्यवाचक और समुदायवाचक हमें आज पढ़ना है। ठीक है, तो आज की क्लास आपकी जो भी होगी वो आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा को लेकर होगी और समुदायवाचक संज्ञा को लेकर होगी। तो आइए हमारे साथ हम लोग देखते हैं कि हमारा संज्ञा का अगला प्रकार क्या है। 3 प्रकार हमने पढ़ लिए थे। अगला प्रकार है हमारा द्रव्य वाचक, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं पदार्थ वाचक संज्ञा। ठीक है, कौन सा प्रकार है हमारा, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं क्या बोलती है। तो परिभाषा आप लोग हमारे साथ लिखते चलिए। देखिए, ऐसे संज्ञा शब्द, ऐसी संज्ञा शब्द जिनके द्वारा हमें किसी प्रकार के द्रव्य या धातु का बोध हो, द्रव्य या धातु का बोध हो, वहां पदार्थवाचक संज्ञा होती है। क्या होती है, पदार्थवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, तो प्रकार आपने देखा, आपका चौथा प्रकार कौन सा है, द्रव्यवाचक संज्ञा, या हम इसको पदार्थवाचक संज्ञा भी बोलते हैं। परिभाषा हमारी क्या कह रही है, ऐसी संज्ञा शब्द जिनके द्वारा हमें किसी प्रकार के द्रव्य या धातु का बोध हो, वहां पर पदार्थवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं उदाहरण क्या होते हैं। जैसे पानी, दूध, कोयला, चांदी, सोना, लकड़ी, तेल आदि आपके उदाहरण है। इनके जैसे और भी आपके उदाहरण बन सकते हैं। तो आपने उदाहरण में देखा पानी, दूध, कोयला, चांदी, सोना, लकड़ी, तेल आदि। तो ये आपकी संज्ञा थी, द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा आप लोग पढ़ रहे हैं। कुछ भी ऐसे शब्द होंगे जिनके द्वारा हमें किसी धातु का, द्रव्य का या पदार्थ का बोध होगा, वहां पर आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। ठीक है, उदाहरण आपने देख लिए। अब आप लकड़ी का उदाहरण एक बार और समझ लीजिए। लकड़ी हमारी किस में आती है, द्रव्यवाचक में। लेकिन लकड़ी के द्वारा ही अगर हम कोई फर्नीचर तैयार करते हैं, है ना, फर्नीचर शब्द आपसे बहुत पूछा जाता है, तो ये हमारा जातिवाचक में आएगा। किसमें आएगा, जातिवाचक संज्ञा में। क्यों आएगा, क्योंकि इस फर्नीचर शब्द के अंतर्गत ही बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम नाम देकर, मतलब व्यक्तिगत रूप से बुलाते हैं। कुर्सी, मेज, बेंच, स्टूल, या फिर अन्य कोई भी चीज बनी हुई हो। ठीक है, तो आपने देखा जो लकड़ी का नाम आएगा वो आपका द्रव्यवाचक में जाएगा। उसी से बना अगर फर्नीचर शब्द आता है तो आपका जातिवाचक में आएगा, और इन किन्हीं में से कोई एक नाम आता है तो वो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ठीक है, कहा जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो ये संज्ञा का आपका अगला प्रकार है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और बहुत ही इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आपको समझ में ना आए, बहुत इजी है। तो आप इसको नोट करिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
चलिए, ले लिया हमने। अब हम लोग अपना अगला प्रकार पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा संज्ञा का प्रकार आखिरी होगा, और उसके बाद हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट संज्ञा से पढ़ेंगे क्वेश्चन, जो कि हमारे एग्जाम में अभी तक देखने को मिले या फिर देखने के लिए मिल सकते हैं। तो हमारा जो आखिरी प्रकार है वो है हमारा समूहवाचक, या फिर हम इसी को कहते हैं समुदायवाचक। ठीक है, नाम क्या है? समूहवाचक संज्ञा या फिर समुदायवाचक संज्ञा। अब परिभाषा पहले की तरह आप मेरे साथ लिखिए। लिखिए, ऐसे संज्ञा शब्द जिनके द्वारा, ऐसी संज्ञा शब्द जिनके द्वारा में बोध किसका होना है? किसी समूह या समुदाय का बोध हो, वहां पर कौन सी संज्ञा होती है? वहां पर समूहवाचक संज्ञा होगी। ठीक है, तो अब हम इसके उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या है? अब हमें प्रत्येक वो उदाहरण बनाना है जिससे हमारा कोई एक समूह में अर्थ दे। ठीक है, जैसे कक्षा में आपको एक समूह देखने के लिए मिलता है। सेना भी आपका एक समूह है। फिर हमने देखा मेला, ये भी आपका एक समूह है। परिवार, टोली आदि। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। समूहवाचक संज्ञा हमसे क्या कह रही है कि कोई एक ऐसा उदाहरण होगा जिसके किसी एक ही शब्द में हमें पूरे समूह या समुदाय का बोध होगा। ठीक है, वो हमारा क्या बताएगा? समुदाय वाचक संज्ञा होगी। आपने देखा कक्षा में भी आपका एक समूह है। सेना, उसमें भी समूह है। मेला, इसमें भी आपका एक समुदाय है। परिवार आप जानते हो, टोली आदि। तो ये थी आपकी संज्ञा के प्रकार, जो कि बहुत ही इसी तरीके से मैंने आपको बताया, और इससे कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आप इसको फटाफट नोट करिए। फिर हम लोग कुछ महत्वपूर्ण चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, ओके। नोट कर लिया? ओके। इसको छोड़िए जरा। लिखिए, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। ठीक है, अभी तक तो आपने सरल संज्ञा पढ़ी है, लेकिन अब क्वेश्चन कहां से बनता है वो देखना है। हमने यहाँ पर देखा जातिवाचक के शब्द लिखने, और यहाँ पे हमें भाववाचक के लिखने हैं। जैसे शत्रु, मित्र, इंसान, आदमी, पशु आदि। ठीक है, अब हमें देखना है
पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए कि ये सभी आपकी जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, कैसे? शत्रु होता है, अभी हमें शत्रु का नाम ही दिया है। इस शत्रु के अंतर्गत बहुत सारे व्यक्ति हो सकते हैं जो आपके शत्रु हो सकते हैं, इसलिए जाति का बोध है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। वैसे ही आपका मित्र में भी है। इंसान में हमने देखा कि जाति वर्ग का बोध हो रहा है। आदमी अगर हम किसी का नाम लेके बोलेंगे तो आपका व्यक्तिवाचक में आएगा, अदरवाइज वो आपका जातिवाचक ही होगा। सेम वैसे ही आपका पशु भी है। अब हमें देखना है कि इस जातिवाचक से हमें भाववाचक शब्द कैसे बनाने हैं। तो हमने देखा शत्रु का भाव रखने वाला शत्रुता होगा। ठीक है, मित्र का भाव रखने वाली मित्रता होती है। इंसान से हमें बनाना है इंसानियत। आदमी से बनाना है आदमियत, और पशु से पशुता। ठीक है, तो ये कुछ उदाहरण आपके सामने लिखे हुए हैं जो कि आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। अब इन्होंने दे दिया क्वेश्चन, मित्रता किस प्रकार की संज्ञा है। तो एक तो आपका हो गया कि ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, फिर उन्होंने पूछा कि भाववाचक संज्ञा आपकी किस एक और शब्द से निर्मित हो सकती है। तो ये मित्र से हो सकती है। और मित्र किस प्रकार का शब्द है? तो मित्र आपका जातिवाचक शब्द है। ठीक है, तो ये उदाहरण आप नोट कर लीजिए, आपको प्रश्न ऐसे ही देखने के लिए मिल सकता है। ओके, तो नोट कर लिया आपने। चलिए ध्यान से पढ़िएगा अच्छे से, जो भी समझ में ना आए आप उसे पूछ सकते हैं किसी भी तरीके से। अब कुछ महत्वपूर्ण चीजें और देख लीजिए। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा है ना। सर्वनाम क्या होता है? मैंने कहा राम, तो राम हो गई आपकी संज्ञा, और मैंने राम को कहा वह, तो ये हो गया आपका सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम का अर्थ होता है कि सभी प्रकार के नाम, और जब आप नाम ना देकर उसे किसी भी एक शब्द से इंडिकेट करोगे तो वही होगा आपका सर्वनाम। अब हमने देखा कि सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनानी है, तो इधर तो हमारा कोई एक सर्वनाम रहेगा, लेकिन यहाँ पर हमारे संज्ञा के उदाहरण रहेंगे। ठीक है, और निर्मित कैसे होंगे? किसी सर्वनाम से, वो भाववाचक के रूप में होंगे। तो पहला आपका है अपना, दूसरा है पराया, फिर हमने लिखा सर्व और म। ठीक है, तो हमें क्या करना है यहाँ पर? इन सभी सर्वनाम शब्दों को भाववाचक में बदल कर लिखना है। जैसे अपना से क्या होगा भाव हमारा? अपनापन। ठीक है, पराया से क्या होगा? परायापन। सर्व से सर्वस्व, मम से ममत्व। ठीक है, तो इनको आप ऐसे ही लिखिए। और आपसे क्वेश्चन कैसे बनता है? उन्होंने दे दिया परायापन निम्न में से किस प्रकार का उदाहरण है? संज्ञा का है, सर्वनाम का है, विशेषण का है, या क्रिया का है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो परायापन जो भी हमारा शब्द है वो किससे बना है? पराया से। तो पराया हमारा क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, इसको आप नोट करिए फटाफट। ओके, चलिए अब हम देखते हैं अगला हमारा, हमें क्रिया से कैसे, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्या बनाना?
संज्ञा बनाना, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो इनको देखिए, जैसे यहाँ हमें क्रिया लिखनी है और यहाँ हमें भाववाचक संज्ञा बनानी है। अब क्रिया क्या होती है आप समझिए जरा। वाक्य होता है, वाक्य में कर्ता के द्वारा जो भी कार्य करने की प्रक्रिया होगी वो हमारी क्रिया कहलाएगी। ठीक है। अब क्रिया में आप देखिए, जैसे खेलना, लिखना, खेलना, लिखना, लेना, देना। ये आप कुछ आपके सामने उदाहरण है क्रिया की। खेलना, खेलने की क्रिया क्रिया कहलाती है। लिखना, लिखने की क्रिया भी हमारी क्रिया कहलाएगी। और लेना या देना वो भी एक प्रक्रिया होगी जो कि हमारी क्रिया कहलाएगी। अब हमें देखना है कि भाववाचक कैसे हमें बनाना है। तो खेलना, खेल क्या होगा, खेल, और लिखना से लेख, और लेना और देना से लेन देन। ठीक है। आपने देखा कि खेलना हमारी क्रिया है और खेलने का जो हमारा बेसिक कोई एक शब्द होगा जो कि भाववाचक के रूप में होगा वो होगा खेल। लिखना लेख से बनेगा और लेना देना लेन देन से बनेगा। ठीक है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि अगर प्रश्न हमारा बनता है राम खेलता है, अंडरलाइन किया हुआ शब्द निम्न में से किस प्रकार का शब्द है। ठीक है, आपको ये बताना है। और हमने अंडरलाइन सिर्फ खेलना को किया है। पहला आपका होगा संज्ञा, दूसरा आपका होगा सर्वनाम, और तीसरा होगा आपका विशेषण, और लास्ट होगा विशेषण। ठीक है। तो आपको यहां पर देखना है, नहीं अभी आंसर तो आया है क्रिया। तो अभी यहाँ पर आपको देखना है कि आंसर क्या बताना है। आपने कहा राम खेलता है। ठीक है। तो हमने देखा कि खेलना क्या है, हमारी क्रिया है। राम हमारा करता हुआ, खेलना हमारी क्रिया हुई। ठीक है, समझ से चलेगा। राम हमारा करता हुआ और खेलना हमारी क्रिया हो गई। तो राम खेलता है निम्न में से किस प्रकार का शब्द है। तो एक तो खेलता हमारा क्रिया हो गई। ठीक है। तो खेलता क्रिया सीधा सा आंसर रखे हुए हैं, लेकिन अगर क्रिया ना होकर यहाँ पर विशेष जैसा कोई शब्द होगा तो आपने देखा कि आगे क्रिया तो है ही नहीं। तो फिर इन्होंने पूछना क्या है, संज्ञा के रूप में, है ना, क्योंकि ये किससे बन रही है, खेल से। तो ऐसा कोई भी प्रश्न आपके सामने आ सकता है, इसलिए ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ सकते हैं। तो संज्ञा आपने पढ़ी, संज्ञा आपको साधारण रूप से पढ़नी, लेकिन संज्ञा के शब्द ही किस प्रकार से आपको क्रिया से बनाना है, सर्वनाम से बनाना है, विशेषण से बनाना है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट वहां पर हो सकते हैं। तो इसको आप नोट करिए। ठीक है। तो दोस्तों ये थी आपकी संज्ञा की क्लास, और आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। आपने सभी प्रकार की संज्ञाएं पढ़ रखी, आप उनका रिवीजन करिए, उससे कोई भी समस्या होती है तो हमें बताइए। ओके, धन्यवाद।